हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश। चलिए बात करते हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 आने वाला है, ठीक है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस ना करें भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। घंटों की मेहनत के बाद 4 घंटा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप इलेक्शन कमीशन के बारे में सीखोगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में सीखोगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा जो होता है उसके बारे जानोगे, ठीक है। तो क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। द हिंदू में इसे पब्लिश किया गया था इस आर्टिकल को, और बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के द्वारा कवर किया गया इस स्टोरी को। देखिए, अर्जुन राम मेघावत जो लॉ मिनिस्टर है, उसके द्वारा राज्यसभा में एक बिल को पेश किया गया है जिसे कहते हैं द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस 2023, ये आपका बिल का नाम हुआ। इस बिल को पेश किया गया है राज्यसभा में, क्योंकि जब भी बिल को एक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लॉ मिनिस्टर के द्वारा इस बिल को पेश किया गया है। बिल को पेश करने का मकसद मणिपुर है। एक बहाना कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा कह लो टॉर्न वायलेंस हो रहा है, एक बहाना है। एक्चुअल रीज़न ये है 2024 का चुनाव, 2024 में चुनाव होने वाला है। और एक और रीज़न, फरवरी 2024 का जो समय है, संभावना है कि जो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, वो डिमिट कर सकते हैं, वो अपना जॉब छोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये इलेक्शन कमीशन क्या है और ये कौन से मेंबर की बात हो रही है। तो मैं चलिए थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या है। अब जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, ठीक है, होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा बहुत सारे चुनाव होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 324 की बात करूँगा। याद रखें, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है, उसे चुनाव कराने हैं पूरे देश में, ठीक है, जगह जगह पे। आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 का समय था। 25 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन को एक बॉडी बनाया गया, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया इलेक्शन कमीशन को 25 जनवरी 1950 को। और इसी के लिए 25 जनवरी को हर एक वर्ष नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। अब ये जानें कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, ठीक है, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। शुरू में जब पहली बार 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, तो इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, वहाँ पे बस एक मेंबर था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन चूँकि 1989 में चुनाव होने वाला था, इसीलिए अक्टूबर 1989 में 2 एडिशनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। और वो 2 एडिशनल कमिश्नर्स थे आपका, 2 एडिशनल कमिश्नर्स, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1989 तक ही वे कार्यकाल कर पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय के लिए 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स को 1989 में अपॉइंट किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 1 जनवरी 1989 को 1990। जब एक्ट लाया गया, तो जो एडिशनल कमिश्नर्स बताए जा रहे इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हमेशा के लिए एक प्रकार से अपॉइंट किया गया। मतलब अपॉइंट करने का एक सिस्टम लाया गया कि हाँ, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ही ये सब बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बारे में। सवाल है कि न्यूज़ में क्यों है। मैंने आपको बता दिया, लॉ मिनिस्टर के द्वारा राज्यसभा में बिल पेश किया गया। देखिए, सबसे प्रॉब्लम की बात ये है कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी के पास 301 सीट है, उसके बाद शिवसेना का नंबर है, ठीक है। तो बीजेपी के पास 301 सीट है और इलेक्शन कमीशन
जो है वहाँ पे 3 जो मेंबर्स होते हैं उसका सिलेक्शन पता है कैसे होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के नीचे एक सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन पैनल होता है, और उस सिलेक्शन पैनल पे 3 मेंबर्स होते हैं, मतलब 3 मेंबर्स पैनल है। देखिए ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होता है, और इस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आते हैं, और एक आता है लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। ध्यान से सुने, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ का एक मेंबर होता है। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब हुआ कि लोकसभा का पहला तो वो मेंबर होना चाहिए, साथ ही साथ यदि कोई भी ऐसा पार्टी जिसके पास 10% बहुमत हो, पूरे लोकसभा का मेंबरशिप जितना भी है उसका 10% यदि है उस पार्टी के पास, यदि उसका स्ट्रेंथ 10% है पूरे लोकसभा के मेंबर्स का, तो हम कह सकते हैं कि हाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेगा। लेकिन 2014 और अभी 2023 चल रहा है, अभी तक कह लो कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन पाया है, क्योंकि कोई भी ऐसा पार्टी लोकसभा में नहीं है जिसके पास लोकसभा का सदस्यों की संख्या का 10% उसके पास खाते में हो। ये बात क्लियर हो गया। तो मैं बोल रहा था एक इलेक्शन पैनल के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और फिर आपका जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो मैंने बताया, ठीक है। जब इस बिल को पेश किया गया, ठीक है, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघावत के द्वारा, तो इसमें यही बात उसने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे हटा दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चुनने में, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है उसे हटाने की बात की गई। अब देखिए बहुत मतलब कह लो पॉलिटिक्स चल रहा है। अब ध्यान से सुने, चुनाव जो कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे 324 के अंतर्गत शक्तियाँ दी गई है, वे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव किया जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर तो पहले से है ही उस सिलेक्शन कमेटी में, फिर आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसे हटाकर वहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाना चाहिए, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब यही तो पॉलिटिक्स चल रहा है। एक तो पहले से जिसका गवर्नमेंट चल रहा है उसका प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, और यदि आप यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करते हो उस सिलेक्शन कमेटी में, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वोट तो पहले वो जीत गया, मतलब इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर्स होंगे वो भी तो गवर्निंग कह लो पार्टी जो है उसके द्वारा रखा गया। मतलब अभी जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, बीजेपी में पीएम है, ठीक है। अब उसने क्या किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उठा के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आप समझ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझिए। थोड़ा सा बताता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप समझ रहे हैं कि एक तरह का एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जितने भी लॉज हमारे देश में हैं उसे इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप जानते हैं कि पूरे लोकसभा का 15% इनके पास मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक बार यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ख़त्म हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वहाँ पे भी 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें से आप कह सकते हो एक तो तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आपका स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होता है। तो यहीं से कहा गया, लॉ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघावत जी ने कहा कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर वहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर को रखा जाना चाहिए। अब ज़रा समझिए कि यदि डेप्यूटी कमिश्नर नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाना चाहिए। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को यदि सिलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन जो होगा वो एक तरह का कठपुतली बन जाएगा जिसका सरकार है, और सरकार अभी बीजेपी की है। तो इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के जो कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया, जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बिलोंग करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एग्जिस्टेंस है, जो शक्ति है, उन्हें आर्टिकल 74 और 75 से मिलता है। ये सभी चीज़ें आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही, बस आप ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।